जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। कल मैंने आपको पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे दी थी कि पोषण क्या होता है। आज हम पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करने वाले हैं और ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। एमसीक्यूज आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं हम न्यूट्रिशन की। ठीक है, पोषण। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन होता है या पोषण होता है वो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है प्रक्रिया? क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो भी आवश्यक प्रक्रिया होती है वो पोषण के द्वारा ही होती है, और पोषण के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो पाते हैं। और पोषण की प्रक्रिया को करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन सभी की पूर्ति कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पोषण की। सबसे पहले आप पोषण की परिभाषा लिख लीजिए कि पोषण क्या होता है। तो जीवों में या जैव प्रक्रमों में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। या शरीर में वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। परिभाषा लिख लीजिए आप पोषण की। क्या होता है पोषण? तो पोषण एक प्रक्रिया है। क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सजीवों के शरीर की, सजीवों या जो भी जीव होते हैं, जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। शरीर की वृद्धि और विकास होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सजीव या जीव, सजीव जिसमें कुछ प्रक्रिया होती है, जीव भी वही कहलाते हैं, तो उनके शरीर की वृद्धि और विकास होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब पोषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें आप आगे लिख लीजिए, इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ पोषक तत्वों या पदार्थों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों या पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन्हें जिन पदार्थों की, ठीक है, जिन पोषक तत्वों या पदार्थों की आवश्यकता होती है, कुछ मत लिखिएगा यहाँ पर, आप जिन लिख लेगा। तो जिन पोषक तत्वों या पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। उन्हें पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जिन पदार्थों के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है उसे पोषण कहा जाता है, और जो पदार्थ इसमें सम्मिलित होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
पोषण या न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है, महिला पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है या और दूसरी कोई वैकेंसी जब आती है तो उसमें ये वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सजीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। अब पोषण जब होता है तो ये कुछ स्टेपों में या कुछ क्रियाओं में होता है। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया? भोजन को ग्रहण किया, तो ये पहली स्टेप हो गई, इसकी पहला तथ्य हो गया इसका। दूसरा, फिर आपने भोजन को चबाया, बारीक पीसा, बड़े कणों से छोटे कणों में परिवर्तित किया। फिर तीसरा, आपने इसको क्या किया? अवशोषित किया। अवशोषित मतलब आपके शरीर में ये अवशोषित हो गया। उसके बाद में इसका उपापचय हुआ। उपापचय होने के बाद में जितना भी वेस्ट मटेरियल या अवशेषी पदार्थ बचा है वो मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये इसकी कुछ स्टेप होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है। जब आपका भोजन इस तरीके से पचित होता है तभी आपको क्या मिल पाता है? पोषण मिल पाता है, आपको न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो ये इसकी स्टेप्स होती है। पहला क्या है? भोजन को ग्रहण करना। दूसरा, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। तीसरा, अवशोषण है। चौथा, अपापचयी प्रक्रिया है। और पांचवा क्या है? मल के रूप में अवशेषी या उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना, ठीक है। तो वैसे पोषक तत्व जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो ये जो दो प्रकार हैं वो हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। यहां पर आप लिख लीजिएगा, मूव कर लेते हैं इसको थोड़ा। पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कार्बनिक, जिसमें कार्बन पाया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अकार्बनिक, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अब कार्बनिक कौन कौन से होंगे? कौन से पोषक तत्व कार्बनिक कहलाते हैं? तो वो जो है वो है, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है सबसे पहला? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट आईएमपी है ये कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। दूसरा जो है प्रोटीन है, ये भी हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तीसरा जो है वो है वसा, या जिसको कहा जाता है फैट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, या इसी को कहा जाता है शुगर, ठीक है। प्रोटीन, वसा, फैट, या इन्हीं को कहा जाता है लिपिड्स, लिपिड। और चौथा जो होता है वो होते हैं विटामिन, विटामिन, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं खनिज लवण, खनिज लवण, मिनरल्स जिनको कहा जाता है। खनिज लवण। दूसरा जो होता है वो होता है जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो ये जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं, और इन पोषक तत्वों को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। कुछ कार्बनिक होते हैं और कुछ अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक जो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उन्हें कार्बनिक कहा जाता है, और जिनमें कार्बन की कोई मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अकार्बनिक कहा जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये चारों ही क्या है? ये कार्बनिक पोषक तत्व है, जबकि खनिज लवण और जल जो है ये अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से ये जो तीन होते हैं ये मुख्य रूप से मुख्य ऊर्जा अणु होते हैं। मुख्य ऊर्जा अणु कौन से होते हैं? ऊर्जा मिलती है, पर मुख्य रूप से ऊर्जा किन से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये ऊर्जा अणु होते हैं लेकिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। ये क्या देते हैं? ये केवल बीमारियां देते हैं। इनकी कमी से क्या होती है? बीमारियां हो जाती है। और खनिज लवण और जल,
जल अगर आप कम पिएंगे तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, क्योंकि जल जितना ज़्यादा आप ग्रहण करते हैं, पानी आप जितना ज़्यादा पीते हैं, आपका शरीर उतना ज़्यादा स्वच्छ रहता है। आपके सारे अंग धुलते चले जाते हैं और बार बार यूरिनेशन आने के कारण वो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है मूत्र के रूप में। इसीलिए जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपकी सारी उपापचय की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सारी, आपका मेटाबॉलिज्म जो रहेगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा और सारी की सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। तो जल हमारा बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको कमज़ोरी हो रही है, शरीर में थकान सी लग रही है, तो हो सकता है आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है। प्रोटीन, अगर आपका शरीर पूरी तरीके से बन नहीं रहा है, बहुत दुबला पतला सा शरीर है, मतलब कि शरीर में प्रोटीन की कमी है, क्योंकि मांसपेशियों के निर्माण में ही सहायक होता है प्रोटीन। और मांसपेशियां अगर बढ़ेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर थोड़ा मोटा रहेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, कुछ प्रोटीन की कमी हो रही है, तो मतलब आपका शरीर दुबला पतला है और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। वसा जो होते हैं, वसा अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो इंसान मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, काफ़ी ऐसे स्कीर ऐसी लटक सी जाती है, उसकी हाथ पैर भी काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं और उससे चलने में, उठने बैठने में सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे। विटामिन जो होते हैं, विटामिन ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। बाकी इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। ये मुख्य ऊर्जा अणु होते हैं और हमें इनसे ऊर्जा मिलती है और हमें इनसे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये मुख्य ऊर्जा अणु होते हैं और इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती रहती है। तुरंत ऊर्जा के लिए आप कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद शरीर के निर्माण के लिए आप प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद लंबे समय तक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप विटामिन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई पोषण के बारे में बेसिक सी जानकारी, सामान्य सी जानकारी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का पोषक तत्व है, कार्बनिक या अकार्बनिक, तो आप क्या बताएंगे, कार्बनिक है। विटामिन किस प्रकार का पोषक तत्व होता है या पोषक पदार्थ होता है, कार्बनिक या अकार्बनिक, तो आप क्या बताएंगे, आप कार्बनिक बताएंगे। लेकिन खनिज लवण जो होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं और जल भी अकार्बनिक होते हैं, क्योंकि इसमें जल में भी कार्बन नहीं पाया जाता, इसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से सबके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो है, उसका नाम है क्या, कार्बोहाइड्रेट। पहले नंबर पे जो आएगा वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसको शर्करा भी कहा जाता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ठीक है, इतने नाम होते हैं इसके, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये किसके अणु होते हैं, किन से मिलकर बने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। पहला पॉइंट आप लिख लेना, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ठीक है, किस किस के अणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। कार्बन रेस टू हाइड्रोजन रेस टू ऑक्सीजन, इस अनुपात में होता है इनका ये रेशो, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ग्लूकोज C6H12O6, अगर आप इसमें 6 का डिवाइड कर देते हो तो क्या बचता है, कार्बन 1 बचता है, हाइड्रोजन 2 बचते हैं और ऑक्सीजन भी 1 बचता है। तो ये उदाहरण है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, क्या है ये, ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हो। तो ये हो गया क्या, पहला पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। किस अनुपात में पाए जाते हैं, तो कार्बन के 1 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट करिए कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तुरंत ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह
तुरंत ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति को चक्कर आ रहा है तो आप क्या ला के देंगे? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज नहीं देंगे तो जूस लाकर दे देंगे, क्योंकि जूस में भी क्या होता है, जूस मीठे होते हैं फ्रूट्स के और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसीलिए उससे भी तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, व्यक्ति को चक्कर नहीं आते हैं। तो क्या क्या होते हैं, तुरंत ऊर्जा के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आएगा इसमें वो क्या आएगा कि सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कितनी ऊर्जा देते हैं? ठीक है, भोजन के कितने प्रतिशत भाग में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? भोजन के कितने प्रतिशत भाग में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो भोजन का लगभग 60% जो भाग होता है क्या है? भोजन के 60% भाग में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसके रूप में होता है पता है आपको? चावल। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं, जो आप रोटियां खाते हैं उसमें भी क्या है? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। तो 60% जो भाग होता है हमारे भोजन का, उसमें क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद में हमें एक दिन में लगभग या शरीर में अधिकतम ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगभग 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। पहले आप नोट कर लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, वहां पर लिखवा दूंगी मैं, क्या होता है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा के लिए, अधिकतम ऊर्जा के लिए एक दिन में 350 से 450 ग्राम, या परसेंट में अगर देखा जाए तो 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप एक दिन में लेते हैं तभी आपको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो पाएगी, आपके शरीर में थकान नहीं होगी, आपको कमजोरी नहीं हो पाएगी। तो लगभग 350 से 450 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एक दिन में तभी आपको ऊर्जा सही तरीके से मिल पाएगी। 70 से 80%, अगर प्रतिशत में पूछे तो 70 से 80%। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर कितना होता है, ये भी यहीं पर नोट कर लीजिए आप चाहे तो। 1 ग्राम कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर होता है 4.2 कैलोरी। आपके शरीर में ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है, तो कितना होता है? 4.2 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। फिर हम बताते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है और इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कर लिया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन, आंशिक मतलब कि वो थोड़ा बहुत कहाँ पर टूट जाता है, तो थोड़ा बहुत कहाँ पर टूटता है, वो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है मुख गुहा में। मुख गुहा जिसको कहा जाता है बकल कैविटी, बकल कैविटी में होता है। ठीक है, हमारे मुख में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
एंजाइम हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? वो एंजाइम है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा जो आपके रोटियों के या खाने के जो भी बाइट्स है वो किस में बदल जाते हैं? इसका आंशिक पाचन होता है तो ये बदलता है स्टार्च में। ठीक है, किस में बदल जाता है? ये स्टार्च में। और कहाँ पर होता है? मुख गुहा में होता है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। मतलब कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिख देते हैं। कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। कैसे होता है? तो देखिए, आपका जो भोजन है, भोजन का आंशिक पाचन हुआ, आंशिक पाचन हुआ, ये बदला किस में? किस एंजाइम के द्वारा हुआ? टाइलिन एंजाइम के द्वारा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो ये भोजन किस में बदल गया? ये बदल गया स्टार्च या मंड में। ठीक है, ये बदल गया किस में? स्टार्च या मंड में। जब भोजन का आंशिक पाचन होता है तब भोजन बदल जाता है स्टार्च में। और फिर जब पूर्ण पाचन होता है, क्या लिखेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। क्या कहा जाता है इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। किस एंजाइम के द्वारा? तो ये होता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। एमाइलेज एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। किस तरीके से होता है? तो जो स्टार्च बना था, ये स्टार्च जो बना था इसका पूर्ण पाचन होगा। पूर्ण पाचन हुआ किस एंजाइम के द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। तो ये स्टार्च बदल गया किस में? ये बदल गया ग्लूकोज में। अब छोटी आंत में था ये ग्लूकोज, तो ये जाके मिल जाएगा किसके साथ में? रक्त के साथ में। और रक्त के साथ में मिलने के कारण ये रक्त में पूरी तरीके से घुल जाएगा और फिर रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहेगा, परिसंचरित होता रहेगा। तो यही कारण होता है कि जितनी भी चीजें आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें, मिनरल्स वगैरह जो भी आप खाते हो, पानी पीते हो, ये सारा घुल के चला जाता है आपके रक्त में। और आपका रक्त जो है पूरे शरीर में संचरित होता रहता है, परिसंचरित होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण जिस भी अंग को जितने भी चीज़ों की मात्रा की आवश्यकता होती है वो उतना ले लेते हैं, बाकी का आगे बढ़ा देते हैं। हमारा जो रक्त होता है पूरा एकदम ब्लड, वो जो पानी जैसा नहीं होता है, तरल जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ कण भी पाए जाते हैं। वही कण इकट्ठे हो जाते हैं अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। कहाँ पर? बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में। और ये कोलोन वाले भाग में इकट्ठे होकर इन ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पाए जाते हैं। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया इस वेस्ट मटेरियल को थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, तो इसको बहुत थोड़ा मात्रा में खा लेते हैं और बदले में दे देते हैं आपको विटामिन B12। और फिर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको आगे पहुंचा देते हैं और फिर वो रेक्टम के द्वारा, रेक्टम से होता हुआ एनस के द्वारा बाहर चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, मल का विसर्जन हो जाता है। जो आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं वो वही मल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन का पाचन होता रहता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आपने लिया, मतलब आपने रोटी, चावल, फ्रूट वगैरह खाए हैं, तो उनका आंशिक पाचन आपके मुंह में ही होगा। आप रोटी को चबाते हो ना, किसके द्वारा चबाते हो? दांतों के द्वारा, जीभ के द्वारा मिक्स कर लेते हो। तो ये क्या है? ये हमारे, और होंठ क्या करते हैं? आपके खाने को बाहर नहीं आने देते। तो ये मुख गुहा के ही भाग होते हैं और ये तीनों ही मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन में सहायक होते हैं। लार इसमें मिल जाता है, जीभ इसको, लार को मिला देती है किसमें? आपके भोजन को, ताकि वो लुगदी जैसा हो जाए और आसानी से आपके भोजन नलिका से होता हुआ आपके आमाशय में पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है, बकल केविटी में होता है। जब भोजन मुख गुहा में होता है तो इसको कहा जाता है बोलस।
ठीक है, क्या होता है यहाँ पर नोट कर लेना, ऊपर ही लिख लो, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए आप। जब भोजन मुख गुहा में होता है तो इसे बोलस कहते हैं। ये पॉइंट आएगा आपके पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये सारी चीजें फिर से पढ़ने को मिलेगी, अच्छे से आपको फिर कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब भोजन मुख गुहा में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलस कहा जाता है। अगर आपने ये चीजें नोट कर ली तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब हम बताते हैं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कितने प्रतिशत होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो आप वो भी नोट कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, सेकेराइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सेकेराइड कहलाती है, यह सेकेराइड होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकेराइड होती है। सेकेराइड में हम मेजर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली है, हम आपको बताते हैं। आप अगर आपने ये भी नोट कर लिया तो हम बताते हैं अब आपको कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं और तीनों को मैं यहां पर आपको चार्ट के फॉर्म में बता दूंगी। पहला जो होता है उसको कहा जाता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। दूसरा जो होता है इसको कहा जाता है डाइसेकेराइड या इसी को कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनोसेकेराइड जो होती है इसमें सेकेराइड की कितनी इकाई होती है, तो 0 से लेकर 1 इकाई होती है। कितनी इकाई होती है, 0 से 1 इकाई होती है सेकेराइड की, 0 से 1 इकाई। या डाइसेकेराइड में कितनी होती है, 2 से 10 इकाई। ये 1 से 2 होती है ना, एक या 1 से 2। और यहां पर 10 से ज्यादा इकाई होती है, 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा जब इकाई होती है सेकेराइड की तो उसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, 10 से ज्यादा। ये जो होते हैं मोनोसेकेराइड, ये स्वाद में कैसे होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, इनका स्वाद ये मीठे होते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड भी कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, मतलब कम मीठे होते हैं। मीठे लिख लो आप, कम मीठे क्या होता है, मीठे होते हैं। और ये जो होते हैं पॉलीसेकेराइड, ये थोड़े फीके होते हैं। ठीक है, स्वाद में मोनोसेकेराइड मीठे, डाइसेकेराइड भी मीठे और पॉलीसेकेराइड फीके होते हैं। इसके बाद में इसके उदाहरण आते हैं। पहला जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज। दूसरा इसका जो होता है वो है फ्रक्टोज और तीसरा जो है इसका वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, इनके बारे में भी जानकारी लिखवाऊंगी मैं अभी। डाइसेकेराइड में सबसे पहले आता है क्या, सुक्रोज। सुक्रोज जिसको क्या कहा जाता है, टेबल शुगर।
ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है लैक्टोज, लैक्टोज। और तीसरा जो होता है वो होता है माल्टोज। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में पॉलीसेकेराइड में जो पहला आता है वो है स्टार्च, दूसरा जो है वो है ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज लिख लो पहले आप, सेल्यूलोज बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सेल्यूलोज। और तीसरा जो है वो है ग्लाइकोजन, और चौथा है इसमें काइटिन। इसमें 4 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। पॉलीसेकेराइड 4 प्रकार के होते हैं। तो मोनोसेकेराइड जिसके अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसेकेराइड जिसके अंतर्गत भी 3 प्रकार होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसके बाद पॉलीसेकेराइड जिसके अंतर्गत 4 प्रकार होते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम बताते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए आप ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। किसमें पाया जाता है? फल में, फल और जूस में ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज ये होती है प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक शर्करा किसमें पाई जाती है? गन्ना और शहद में, ठीक है। बहुत मीठी होती है इसीलिए इसमें कोई अलग से चीनी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। गैलेक्टोज जो होता है ये लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। पाई किसमें जाती है? गेहूं में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इनके बारे में कि तुरंत ऊर्जा के लिए आप किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। तो तुरंत ऊर्जा के लिए आप ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए आपको बहुत जल्दी इससे ऊर्जा मिल जाती है। किसमें पाया जाता है? तो जितने भी प्रकार के फलों का जूस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा होती है। सुक्रोज जिसको टेबल शुगर कहा जाता है या इसे कहा जाता है घरेलू शर्करा, घरेलू शर्करा, इसी को कहा जाता है व्यापारिक चीनी, व्यापारिक चीनी। टेबल शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डाइनिंग टेबल पर हम टेबल शुगर का ही प्रयोग करते हैं। जो खाने वाली टेबल होती है वहां पर टेबल शुगर रखी रहती है, इसीलिए इसको टेबल शुगर कहा जाता है। उसके बाद में घरेलू शर्करा क्यों? क्योंकि हमें घर में ही इसका प्रयोग करते हैं। और व्यापारिक क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग व्यापार में भी किया जाता है, इसीलिए इसका व्यापारिक नाम भी है। लैक्टोज जो होती है यह दूध में पाई जाती है, दूध में, ठीक है। माल्टोज जो है ये किस में पाई जाती है? सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स में, सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या हो सकते हैं? काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, पिस्ता आदि। इनमें क्या पाई जाती है? माल्टोज शर्करा पाई जाती है। स्टार्च जो होता है, सबसे ज्यादा जो स्टार्च होता है पादपों की जड़ों में पाया जाता है। उसके बाद में आलू और जितना भी प्रकार का धान होता है ना, धान, सभी धान, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब, ज्वार, इन सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है ये पादपों की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति में जो छाल होती है ना उसमें सेल्यूलोज होता है। ग्लाइकोजन जो होता है हमारे यकृत में पाया जाता है, हमारे यकृत में, ठीक है। और काइटिन, काइटिन काइटिन जो है ये कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में,
कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में काइटिन शर्करा पाई जाती है। इसीलिए जब कोई कीट मर जाता है तो उसके आसपास चींटियां लग जाती है ना, चींटियां बहुत सारी उसको इकट्ठा, मतलब बहुत सारी इकट्ठी चींटियां उसको खाने लगती है, क्योंकि उसका शरीर ऊपर की जो परत है उसकी, वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन शर्करा की बनी होती है। तो ये हो गई है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और उनकी कुछ बेसिक सी जानकारियां जो एग्जाम में पूछी जाती है। कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बताइए, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप बताइएगा कि जो घरेलू शर्करा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सुक्रोज। ठीक है, तो टेबल शुगर भी कहा जाता है इसको। और जो कृत्रिम शर्करा होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। उसके बाद में प्राकृतिक शर्करा आपसे पूछी जा सकती है, तो प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, वो होती है फ्रक्टोज, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मीठी होती है, इसमें अलग से शक्कर को ऐड नहीं किया जाता, इसीलिए क्या होती है, ये प्राकृतिक या नेचुरल शुगर इसको कहा जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि काइटिन, काइटिन किस में पाया जाता है, तो कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में ही क्या पाया जाता है, काइटिन शर्करा पाई जाती है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, उसका नाम है लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए काजू बादाम में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है माल्टोज, माल्टोज शर्करा काजू बादाम में पाई जाती है, या ड्राई फ्रूट्स या सूखे मेवे में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्लाइकोजन होता है हमारे शरीर में यकृत में पाया जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक प्रकार की शर्करा होती है। जब अग्नाशय के द्वारा बीटा कोशिका के, मतलब जो बीटा कोशिका होती है, वहीं पर ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोकॉर्टिक हार्मोन में चेंज हो जाता है। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज का और अधिक पाचन होता है तब यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद में यकृत में ही इकट्ठा हो जाता है, ताकि जिस दिन आप कुछ खाएं नहीं तो यही ग्लाइकोजन से एनर्जी मिलती रहे आपको, और आप थके नहीं, आपको कमजोरी ना हो। जैसे कि अभी बहुत सारे उपवास शुरू होने वाले हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपने ग्लूकोज लिया है, मतलब खाना खाया है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और इकट्ठा हो जाएगा आपके यकृत में, फिर धीरे धीरे ये आपको ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिए हैं आपको। इसके बाद में इसकी कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे कि दो सेकेराइट इकाइयों के बीच में कौन सा बंध बनता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ठीक है, दो सेकेराइट इकाइयों के बीच बनने वाला बंध, दो सेकेराइट इकाइयों के बीच बनने वाला बंध, उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतनी जानकारी पढ़ ली है। कार्बोहाइड्रेट में कुछ पॉइंट्स और भी बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको अगली क्लास में बताती हूँ कि किस प्रकार से जो फ्रक्टोज शर्करा है उसको भी आगे चलकर थोड़ा और भी शर्कराओं में विभाजित किया गया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अच्छी जानकारी के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहे ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और हर वैकेंसी के लिए आपको यही सब पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगी है हमारी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए आप कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। इसीलिए बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।